ये मेरे नोवेल का पार्ट 2 है, इसलिए कहानी को समझने के लिए आपको इसका पार्ट 1 सुनना होगा, जिसकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है। तो वहाँ जाकर पहले पार्ट 1 सुनिए और फिर पार्ट 2। नंदिनी जब वैद्य को लेकर घर पहुँचती है तो देखती है वह युवक सो चुका है। सरदार वैद्य को बताते हैं कि उसको होश आया था, पर उसे अपने जीवन के बारे में कुछ याद नहीं है। अपना नाम तक नहीं बता पाया वह। उसे अपना नाम तक याद नहीं है शायद। वैद्य ने सरदार से कहा कि उस युवक के सिर में चोट लगने की वजह से उसकी याददाश्त चली गई है। सरदार ने पूछा, अब क्या होगा? हमें उस युवक के बारे में कौन बताएगा? वह कहाँ से आया है और कौन है? आप उसका अच्छे से इलाज करिए और उसकी याददाश्त वापस लाइए ताकि वह अपने घर जा सके। उसके घर वाले उसके लिए कितने परेशान हो रहे होंगे मैं जानता हूँ, पर मेरे पास इसका कोई इलाज नहीं है, वैद्य ने कहा। अब मैं कुछ कह नहीं सकता हूँ कि इस युवक की याददाश्त कब तक वापस आएगी। वैसे आप लोग इसे अपनी ज़िंदगी के बारे में मत पूछिए, क्योंकि इससे उसके सिर की नसों के फटने का खतरा है, जिससे उसकी मृत्यु भी हो सकती है। ये सुनकर सरदार और नंदिनी एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। नंदिनी ने कहा, तब इसका क्या होगा? कहाँ रहेगा? क्या करेगा? और इसे किस नाम से पुकारा जाएगा? यह सुन वैद्य ने कहा, जब तक यह पूर्णतः स्वस्थ नहीं हो जाता, मतलब जब तक मैं इसका इलाज करूँगा, इसको यहीं रुकना होगा। उसके बाद उसकी व आपकी मर्जी। और नाम का क्या है? जब तक इसकी याददाश्त वापस नहीं आती, तब तक के लिए हम इसे कुछ नाम दे देते हैं। सरदार कुछ सोच विचार करते हुए धीमे स्वर में बोले, हाँ, यही करना होगा और कोई रास्ता ही नहीं दिखाई देता। नंदिनी वैद्य की ओर मुखातिब होते हुए बोली, तो बताओ नंदिनी बेटा, इन महाशय को क्या नाम देना चाहोगी तुम? क्योंकि इन्हें जीवनदान भी तुम्हारे कारण मिला है, तो नामकरण भी तुम ही कर दो। नंदिनी उस युवक की ओर देखते हुए कहती है, इन्होंने मृत्यु पर विजय प्राप्त की है, इसलिए इनका नाम हम विजय ही रख देते हैं। क्यों बाबा? सरदार ने चुपचाप हाँ में सिर हिला अपनी सहमति जता दी। वैद्य ने कुछ और दवाइयाँ नंदिनी को देकर उनके देने का समय बताकर अपना सामान समेट जाने लगे और जाते हुए सरदार से कह गए, इन सज्जन को ज़्यादा समय अकेले मत रहने देना, क्योंकि अगर यह अकेले रहेंगे तो अपनी पिछली ज़िंदगी के बारे में याद करने की कोशिश करते रहेंगे, जो कि इनकी सेहत के लिए नुकसानदेह है। इसलिए कोशिश करिएगा कि कोई ना कोई व्यक्ति इनके आसपास बना रहे, जिससे इन्हें अकेलापन महसूस ना हो और अपने पिछले जीवन के बारे में सोचने का समय ही ना मिले। सरदार ने वैद्य को आश्वस्त किया कि उन्होंने जो कहा है वह उसका ध्यान रखेंगे, और ऐसा कहते हुए सरदार वैद्य को बाहर तक छोड़कर वापस आए। उस युवक को अब नया नाम मिला था। साथ ही सरदार व कबीले के अन्य लोगों ने उसका बहुत ध्यान रखा था और कबीले की एकता व निस्वार्थ प्रेम भावना से प्रभावित होकर विजय भी उन सब के बीच घुल मिल गया था। उसके स्वस्थ होने के बाद सरदार ने उससे पूछा कि वह कहाँ जाना, कहाँ रहना व क्या करना चाहता है। विजय ने अपने जवाब में सरदार को ही सारे निर्णय लेने को कहा और वह उनके निर्णय को सिरोधार्य करेगा, ऐसा आश्वासन दिया, जिससे कबीले में विजय की एक अच्छी छवि बन गई। विजय जब तक सरदार के घर पर रहा, तब तक नंदिनी ने उसका बहुत ध्यान रखा, और जैसा कि वैद्य ने विजय को अकेला न छोड़ने के लिए कहा था, इसलिए नंदिनी उसके इर्द गिर्द ही मंडराती रहती और अपनी मीठी मीठी बातों से उसका मनोरंजन करती रही। नंदिनी विजय को कबीले के लोगों, विचारों, रहन सहन, मान्यता, रीति रिवाज, देवी देवता, खान पान,
त्योहारों सब के बारे में बताया करती थी और इन सब बातों को विजय ध्यान से सुनता था। उसकी इन सब बातों में गहरी रुचि थी। विजय का उसके कबीले में इतनी रुचि लेना नंदिनी को कहीं न कहीं स्वयं में रुचि लेना लगने लगा। विजय के स्वस्थ होने के पश्चात सरदार ने उसे नदी किनारे एक झोपड़ी बनाकर रहने को कह दिया और अपने कामों में हाथ बटाने का काम सरदार विजय से लेने लगे। अतः विजय सरदार के घर से दूर तो हुआ, पर पूरी तरह नहीं। अब विजय का पूरा दिन तो पहले की तरह ही सरदार के घर पर ही बीतता था। अधिकतर खाना पीना भी वहीं हो जाता था। बस रात बिताने के लिए वह अपनी झोपड़ी में चला जाता था और वहां जाकर कुछ लिखता रहता था। विजय क्या लिखता था और किसी को नहीं पता था। वह अक्सर उस लिखने पढ़ने वाले सामान को सबसे छुपाकर ही रखता था। हरी भरी वादियों में नदी के किनारे विजय अपनी झोपड़ी में रात में अक्सर कुछ न कुछ लिखा करता था। ये आश्चर्य ही था कि अपना नाम गांव भूल चुका विजय लिखना पढ़ना नहीं भूला था। ऐसी ही एक रात देर तक लिखने के कारण सुबह उसकी आंख नहीं खुली। सुबह सूरज सर पर चढ़ आया। एक एक कर नंदिनी ने अपने सुबह के सारे काम निपटा लिए। काम करते करते वो हर बार अपनी झोपड़ी के दरवाजे पर भी झांक आती कि विजय आया या नहीं। उसके मन की बेचैनी हर एक गुजरते पल के साथ बढ़ती ही चली जा रही थी कि तभी उसकी सखी सांझी चली आई। सांझी, क्या हुआ नंदू, ऐसी गुमसुम सी क्यों हो? नंदिनी ने ना में सिर हिलाया और वापस काम में लग गई। सांझी सब समझ गई। एक सांझी ही क्या, नंदिनी के साथ रहने वाला कोई भी इंसान नंदिनी के मन में विजय के लिए करवट लेती भावनाओं को समझ सकता था। अरे वो देखो विजय आ रहा है। सांझी की बात सुन नंदिनी भागकर दरवाजे पर चली आई और किसी को ना देख सांझी को घूर कर देखने लगी। पकड़ी गई ना? अरे जब उसी का रास्ता देख रही तो मान क्यों नहीं लेती? अच्छा सुन नंदू, ये भी तो हो सकता है कि वो बीमार पड़ गया हो। चल एक बार चल के देख आए। नंदिनी को सांझी की ये बात जम गई और वो थोड़ा सा खाना मिट्टी के सकोरे में लिए विजय की झोपड़ी की ओर चल पड़ी। इधर सुबह देर से नींद खुलने पे विजय की बीती रात की बात ध्यान में आ गई। रात काफ़ी देर तक लिखने के बाद उसने कुछ तस्वीरें भी अपनी किताब में चिपकाई थीं और फिर लिखते लिखते कब उसकी आंख लग गई पता ही नहीं चला। सुबह उठने के बाद वो अपने पन्ने, किताब, कलम सब समेट ही रहा था कि झोपड़ी के दरवाजे पर किसी ने आवाज़ दी और एक झटके में दरवाज़ा खोलकर नंदिनी और सांझी भीतर चले आए। जहाँ एक तरफ विजय उन दोनों को वहाँ देख चकित था, नंदिनी और सांझी का भी वही हाल था। नंदिनी को सबसे अधिक आश्चर्य उसकी किताब देखकर और पन्नों को देखकर हो रहा था। उसे समझ ही नहीं आया कि ये याददाश्त भूला इंसान ये क्या लिख रहा है। जब नंदिनी ने विजय से पूछा कि वह क्या लिख रहा था, यह कलम, कागज, किताब फैलाकर क्यों रखे हो, विजय ने अपनी हड़बड़ाहट को छुपाते, अपने सच को बचाने के लिए झूठ का सहारा लेते हुए नंदिनी को जवाब दिया, ये सब मेरे किस काम का, ये तो राघव विमला माई का छुटका का है। कल रात विमला माई की अपने पति से लड़ाई हो रही थी, जिससे छुटका परेशान होकर अपना बस्ता, कॉपी, किताब लिए मेरे पास आ गया था और रात हमारी बातों में बीत गई। राघव से पढ़ना लिखना सीखते हुए कब हम दोनों की आंख लग गई पता ही नहीं चला। यह सामान ऐसा ही फैला रहा। अभी राघव नदी किनारे नहाने गया है तो मैंने सोचा तब तक मैं ये सब समेट कर रख देता हूँ। तुम बताओ तुम्हारा यहाँ कैसे आना हुआ?
सांझी ने खांसकर अपनी उपस्थिति दर्ज कराई तो विजय ने कहा, तुम दोनों का कैसे यहाँ आना हुआ? कुछ काम था क्या मुझसे? मैं अभी स्नान कर काम पर आने ही वाला था, और बहुत ज़रूरी काम था तो बुलवा लिया होता। आप दोनों ने कष्ट क्यों किया? सांझी मुस्कुराते हुए, अरे अरे कितना बोलते हैं आप, ज़रा हमें भी बोलने का मौका दीजिए। विजय झेंपते हुए, जी कहिए। सांझी ने विजय को बताया कि नंदिनी उसको लेकर चिंतित थी। हमें लगा कि कहीं आप बीमार तो नहीं हैं, क्योंकि आप समय के बहुत पक्के हैं, तो हम बस आपकी खबर लेने की सोच यहाँ आए थे। क्या आपको हमारे आने से कोई तकलीफ़ हुई? नंदिनी ने सांझी को चुप रहने का इशारा करते हुए कहा, अब हमें चलना चाहिए सांझी। और विजय को मिट्टी का सकोरा देते हुए कहा, ये आपके लिए, स्नान कर खा लीजिएगा। विजय सकोरा लेते हुए पूछता है, क्या है इसमें? सांझी विजय की ओर देखते हुए, आप सकोरा आपके हाथ में है, आप खुद देख लीजिएगा। और नंदिनी का हाथ पकड़ते हुए, अब देर नहीं हो रही, चल घर जल्दी, वरना माई 10 सवाल पूछेंगी। और दोनों जितनी तेज़ी से आई थीं उससे ज़्यादा तेज़ी से चली गईं, और जाते जाते नंदिनी विजय को ही देखती गई। उनके जाते ही विजय ने दरवाज़ा लगाकर राहत की सांस ली। आज तो किसी तरह झूठ बोलकर विजय बच गया, और नंदिनी के मन में इस बात को लेकर जरा भी शक पैदा नहीं हुआ। दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को क्लिक कर लें। धन्यवाद।